हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के पहले उस सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न, सिलेबस और वेटेज पता रहना जरूरी है। वरना होता ऐसा है कि जिस चैप्टर को 15 मार्क है उसको हम पढ़ते ही नहीं, और जिस चैप्टर के ऊपर 5 मार्क है उसी में हम हमारे 4 दिन वाया कर देते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट के एक्सीलेंस प्रिपरेशन के लिए अगर आपको उस टॉपिक की शुरुआत करनी है तो आपको उसके सिलेबस, उसके पेपर पैटर्न और उसके वेटेज को समझना जरूरी है। तभी आपकी मार्किंग 85 और 90 के ऊपर जाती है। अक्सर बच्चे यहीं से गलती करते हैं कि पढ़ना तो शुरू कर देते हैं लेकिन वो बेसिक ही नहीं समझ सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आज इस वीडियो में हम लोग 12th के ओसीएम का सिलेबस और पेपर पैटर्न और वेटेज की बात करेंगे कि पेपर आता कैसे है और उसे किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, उसके पहले आप हमारे साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और प्ले स्टोर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इन सभी की लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां से हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके कारण आपको फ्री लेक्चर्स, पेड लेक्चर्स सभी की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। अगर हम ओसीएम के सिलेबस की बात करें तो ओसीएम के सिलेबस में आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं। और अगर आप लोग अभी मई से शुरुआत कर रहे हो तो आप गिन लीजिए आपके पास कितने महीने हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, ऐसे कुल मिला के 8 महीने आपके पास है दिसंबर तक के। तो ऑन एवरेज यदि आप हर 20-20 दिन में एक एक चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे तो भी नवंबर तक के आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो आपको उस हिसाब से इस टॉपिक को बांटना है। मतलब आपका टारगेट क्या रहना चाहिए? 20 डेज 1 चैप्टर। अब इसका ये मतलब कतई ही नहीं होता है कि आप 20 दिन तक के सिर्फ यही पढ़ो और एसपीओसी इको को भूल जाओ। नहीं, उसके साथ साथ आपको बाकी सब भी पढ़ना जरूरी है। तो अगर उस हिसाब से आप बात करोगे तो इस सब्जेक्ट के लिए आपके पास सिर्फ 10 या 8 दिन ही बचते हैं एक चैप्टर के हिसाब से। आगे बात ध्यान में। तो उन सभी चैप्टर्स को अगर मैं जोड़ लूं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप 8 डेज का टारगेट रखिए, कि आप 8-8 दिन में एक एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए। उसकी राइटिंग, उसकी रीडिंग पूरा कंप्लीट, बोले तो पूरा कंप्लीट। ठीक है, कौन से चैप्टर को पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए उसके लिए आप वेटेज समझिए। पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें से कंपल्सरीली आपको 7 मार्क का पेपर पूछा जाएगा और विथ ऑप्शन 12 मार्क का पेपर पूछा जाएगा। मतलब इस चैप्टर से आपको 12 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 7 मार्क का क्वेश्चन तो लिखना आपको जरूरी है। अब 2 मिनट सोचिए, जो आपका लास्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना 8 मार्क का, वो कितने मार्क का होता है? 8 नंबर का 8 मार्क का होता है। मुझे बताइए, ये विथ ऑप्शन ही 8, कंपल्सरी 7 ही मार्क है, तो यहां से आपको 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये चैप्टर से आपको 8 मार्क का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई बात ध्यान में? तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज कहां से आ रही है करके। 8 मार्क के क्वेश्चन की 90% प्रोबेबिलिटी होती है एक इस चैप्टर से, बिजनेस एंड सर्विस से, दूसरा मार्केटिंग से, और तीसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से। अगर ये 3 चैप्टर को आप बराबर कर लोगे ना तो आपका 8 मार्क का क्वेश्चन पक्का हो जाता है। ये पूरी चांसेस है कि 2 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक यहां से रहेगा। आ गई बात ध्यान में? तो अब उसके सिलेबस को आगे समझिए। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंपलसरी 12 मार्क के लिए। इंटरप्रीनियरशिप डेवलपमेंट एक कंपलसरी भी 5 मार्क है और ऑप्शनल भी 5 मार्क है। तो मैं आप सभी को एडवाइस दूंगा कि ये चैप्टर सबसे लास्ट में पढ़ो। जितना पेंडिंग में डाल सकते हो डाल दो, और सबसे लास्ट में सिर्फ रिवीजन इस चैप्टर की इस तरीके से करो। मतलब इस चैप्टर को इतना ही समय दो कि आप इससे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर सको। और अगर आपको 3 मार्क के लिए केस स्टडी और 2 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव्स पूछ ले तो ये 5 मार्क आपके पक्का रहे। इसका एक भी लॉन्ग आंसर आपको करने की जरूरत नहीं है। इस इंटरप्रीनियर डेवलपमेंट आप चैप्टर को सिर्फ ऐसा पढ़ो कि 3 मार्क की केस स्टडी और 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स यदि आपको पूछे जाए तो आपके मार्क कंफर्म रहने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिजनेस सर्विस।
मैं सभी को यही एडवाइस देता हूं कि पढ़ते समय यहीं से शुरू करो अपनी पढ़ाई को, क्योंकि ये देखिए कितने मार्क का चैप्टर है। अगर आप देखोगे ना तो 20 मार्क इस बिजनेस सर्विसेज के है, 20 मार्क के बाद में 15 मार्क इस मार्केटिंग के, 35 मार्क हो गए, और 12 मार्क यहां से है, मतलब 80 आउट ऑफ 47 मार्क्स का पेपर तो आपको सिर्फ ये 3 चैप्टर से ही पूछा जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने ये 3 चैप्टर को क्लियर कर ले। अगर ये 3 चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपको कहीं पर भी कोई भी तकलीफ नहीं जाने वाली है, और आपके 47 मार्क बड़ी आसानी से कंफर्म हो जाएंगे। इसलिए पढ़ते समय सबसे पहले ये 3 चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, और पहले ये 47 मार्क्स कंफर्म कर लीजिए। आगे की बात ध्यान में। फिर इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, ये सबसे इजी चैप्टर्स में से एक होता है, 7 मार्क के लिए पूछा जाता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये 7 मार्क के लिए होता है, ये भी तो ऑप्शन है। हाँ, 10 मार्क का पेपर आएगा, 7 मार्क का लिखना जरूरी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी 7 मार्क के लिए पूछा जाएगा, और मार्केटिंग ये 15 मार्क के लिए। आप अपने इंडेक्स के अंदर इन चैप्टर्स के आगे ये वेटेज लिख के रखिए, ताकि आपको ये याद रहेगा कि कौन सी चीज को कहां पढ़ना है। अब आप लिखते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर। टोटल जो आपका एचएससी का रिजल्ट बनेगा वो 100 मार्क्स का बनेगा। ये 100 मार्क्स को बोर्ड ने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक इंटरनल 20 मार्क्स है जो आपके कॉलेज से भेजे जाते हैं, और एक 80 मार्क्स का पेपर है जो आपको बोर्ड के टाइम टेबल में लिखना पड़ता है। ये 20 मार्क्स जो इंटरनल होते हैं ये भी आप ही के हाथ में होते हैं, ये किसी भी टीचर के हाथ में नहीं होते कि भैया वो टीचर को असाइनमेंट देंगे, वो उसके हिसाब से अपनी मर्जी से मार्क डाल देगा। ऐसा नहीं होता है। ये 20 मार्क्स के लिए आपको एबीटी पूछा जाता है। ये एबीटी क्या होता है? एबीटी एक तरीके का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। मतलब आपको एक पेज दिया जाएगा जिसके ऊपर 20 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, और आपको वो 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं उसी पेज पे। अगर आपके वो 20 ऑब्जेक्टिव सही है तो आपको 20 में से 20 मार्क मिल जाएंगे। आपका कोई भी टीचर आपका मार्क नहीं काट सकता। अक्सर ये 20 मार्क के लिए ओसीएम में ऑब्जेक्टिव्स और केस स्टडी पूछा जाता है, मतलब 14 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स और 6 मार्क के लिए केस स्टडी पूछा जाता है। आगे बात ध्यान में। तो अब इसमें 5 मार्क के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स, 5 मार्क के लिए ट्रू और फॉल्स, 4 मार्क के लिए, ये किसी भी तरीके से अपन सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स और केस स्टडी कंफर्म है तो आपको ये इंटरनल 20 मार्क मिल जाएंगे, आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बात ध्यान में। तो ये चीज बड़ी आसान हो जाती है आप लोगों के लिए। तो मैं आपको समझा देता हूं कि 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न कैसा होता है। 80 मार्क्स के पेपर पैटर्न में जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाता है वो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव रहते हैं। मतलब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से बात करें तो 100 मार्क के पेपर में 40 मार्क तो मुझे सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के भरोसे पे मिल जाते हैं। 20 मार्क के इंटरनल में मिल गए, और ये जो 80 मार्क का पेपर है इसमें भी तो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स है, बराबर है। तो ये आपके लिए बड़े आसान होते हैं 40 मार्क लेना। अब एक चीज और समझ लो, आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक देखोगे ना तो वहां पे ए से लेके जे तक के 10 ऑब्जेक्टिव्स है, बराबर है। फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैच द पेयर है, ट्रू और फॉल्स है, ऑड वन आउट है, वन वर्ड है। तो यहां पे उन 10 में से कोई भी 4 चीजें पूछी जाएंगी। 10 नहीं पूछेगा, कोई भी 4। मान लीजिए यहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ लिया, बराबर है। तो 5 क्वेश्चन रहेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स के 5 मार्क के लिए, ये कंपलसरी रहता है, इसमें ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। फिर यहां पे वन वर्ड पूछ लिया कि एक वर्ड में आंसर लिख दो करके। यहां पे ऑड वन आउट पूछ लिया, यहां पे ट्रू और फॉल्स पूछ लिया, या फिर मैच द पेयर पूछ लिया। ऐसा वो जो चीजें हैं ना, 10 बातें जो आप आंसर की एक्सरसाइज में लिखोगे ए से जे तक के, तो फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, वन वर्ड, ऑड वन आउट, मैच द पेयर, फिल द ब्लैंक्स, करेक्ट ऑप्शन, उसमें से कोई भी 4 बातें आपको यहां पूछेगा। तो आपको ए टू जे सारी चीजें पढ़ना जरूरी है। अगर आप सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के वो चीज पढ़ लोगे तो आपके 20 मार्क के हो जाते हैं बड़ी आसानी से। फिर ये पहला क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव का है।
जिसके 20 मार्क मैं आपको बता चुका हूं कि 10 में से कोई भी 4 चीजें आपको पूछी जाएंगी। फिर आता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट और टर्म। यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिसकी बैंकिंग को डिफाइन कर दो, टर्म्स को डिफाइन कर दो। 6 में से आपको कोई 4 सॉल्व करने हैं और हर किसी के ऊपर आपको 2 मार्क मिलेगा। अब ये आंसर लिखते समय आपको याद रहना चाहिए कि 2 मार्क के लिए आपने मिनिमम 2 पॉइंट्स लिखने हैं और मैक्सिमम 3 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर मान लीजिए आपको ये बोला कि डिफाइंड बैंक, तो बैंक को डिफाइन करते समय 1 2 कम से कम 2 पॉइंट लिखो और ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट लिखो, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क के लिए सफिशियंट होता है, आपको उतने मार्क मिल जाएंगे। आपको अपने ब्लूबर्ड का पूरा पेज 2 मार्क के लिए फिल करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए आपके 8 मार्क। 4 क्वेश्चन लिखोगे 8 मार्क के लिए, 2 मार्क के। फिर आता है केस स्टडी। 3 केस स्टडी पूछी जाएंगी जिसमें से 2 केस स्टडी आपको लिखना पड़ेगा और हर एक केस स्टडी पे आपको 3 मार्क मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक केस स्टडी में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली केस स्टडी में 3 क्वेश्चन, दूसरी केस स्टडी में 3 और तीसरी केस स्टडी में भी 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आप जब वो 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। अक्सर ये केस स्टडी टेक्स्ट बुक के अंदर से भी पूछी जा सकती है और टेक्स्ट बुक के बाहर से भी पूछी जा सकती है। मतलब ये एक चीज ऐसी है जो टेक्स्ट बुक से ही पूछेगा ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ये टेक्स्ट बुक के बाहर से भी पूछा जा सकता है, बट हाँ वो मिलता जुलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीज पूछ लेगा जो आपने कभी पढ़ा ही ना हो। अक्सर ये वही चीजें पूछी जाएंगी जो आपने कभी ना कभी पढ़ी हुई है। अगर हम एक्सपर्टीज की बात करें तो मैं हमेशा एडवाइस दूंगा कि ये 3 चीजों को इस तरीके से पढ़ो कि यहां आपका एक भी मार्क नहीं कटना चाहिए। मतलब ये 20, ये 8 28 और 28 और 6 34, ये मार्क्स आपके नहीं कटने चाहिए। ये एक रैंकर की निशानी होती है। अगर आपके यहीं से मार्क कटने शुरू हो गए तो फिर आगे भी तकलीफ जाती है। तो यहाँ पे ये 3 चीजें आपकी बहुत कंफर्म रहनी चाहिए। तो आपके 40 मार्क पक्के हैं, समझ लो। डिस्टिंक्शन बिटवीन 4 पूछेगा, कोई 3 लिखना जरूरी है। हर एक डिस्टिंक्शन बिटवीन पे 4 मार्क है। 4 मार्क के डिस्टिंक्शन बिटवीन के लिए अगर आप 5 सब पॉइंट लिखते हो तो वो सफिशियंट है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब एक डिस्टिंक्शन बिटवीन में 5 पॉइंट मीनिंग लिख दिए, टर्म्स लिख दिए और फीचर्स लिख दिए, ऐसे 5 पॉइंट आप टेक्स्ट बुक उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कि उस टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ए बी सी डी और बहुत सारे पॉइंट है। कहीं कहीं तो 10 10 12 12 डिस्टिंक्शन बिटवीन के पॉइंट्स है। तो आपको उतने पॉइंट पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। कितने मार्क के है? 4 मार्क के लिए है। आप 5 पॉइंट लिखो, सफिशियंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 5 पॉइंट में से एक आधा पॉइंट गलत हो सकता है तो वहां पे आप 6 पॉइंट लिख दीजिए, 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा लिख दीजिए। बस, उससे ज्यादा आपको अपना समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आंसर इन ब्रीफ एनी 2 आउट ऑफ 3। 4 4 मार्क के 2 क्वेश्चन आपको यहां पे लिखने पड़ेंगे। 3 पूछे जाएंगे, 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जस्टिफाई द फॉलोइंग पूछा जाता है। जस्टिफाई द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स नहीं होता है, जस्टिफाई द फॉलोइंग गिव रीजंस होता है। तो वो जो स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी ट्रू है, आपको सिर्फ बताना है कि वैसा क्यों होता है करके। 4 पूछे जाएंगे, कोई भी 2 लिखने हैं 8 मार्क के लिए, 50%। 4 में से कोई 2 लिख दो, 4 4 मार्क के 2 क्वेश्चन। अटेम्प्ट द फॉलोइंग की बात करोगे, 7th नंबर का क्वेश्चन, तो यहां 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन लिखोगे, एक क्वेश्चन 5 मार्क का, तो ये 10 है। और लास्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग आता है 8 मार्क के लिए, जहां आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरी चांसेस है कि ये 2 क्वेश्चन इन्हीं 3 चैप्टर्स में से एक रहेगा। अच्छा, मान लो किसी चौथे चैप्टर से पूछा, तो इन 3 चैप्टर में से एक तो क्वेश्चन आना कंपलसरी है, तो वो एक क्वेश्चन से आपका 8 मार्क कंफर्म हो जाएगा। तो आंसर द फॉलोइंग में आप कोई एक क्वेश्चन लिखोगे 8 मार्क के लिए। आ गई बात ध्यान में? इसमें मीनिंग अगर आपको पूछ रहा है तो मीनिंग के ऊपर 2 मार्क रहते हैं। मान लीजिए आपको पूछा कि डिफाइंड बैंक एंड इट्स टाइप, ये आपके 8 मार्क का क्वेश्चन है।
तो बैंक की डेफिनेशन लिखने पर आपको 2 मार्क मिलेंगे और उसके टाइप लिखने पर आपको 6 मार्क मिलेंगे। ऐसे ये इसके 8 मार्क को डिवाइड किया जाता है। मीनिंग डेफिनेशन जो पूछा है उसके ऊपर 2 मार्क, और टाइप फीचर नेचर जो भी दूसरी चीज पूछ रहा है उसके ऊपर 6 मार्क। इस तरीके से आपके 8 मार्क यहाँ पे बाइफर्केट किए जाते हैं। आई बात ध्यान में? यह है आपका पेपर पैटर्न और सिलेबस। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज नहीं समझी है तो आप मुझे बेझिझक इन्फॉर्म कीजिए, हम आपको वो सारी चीजें समझा के दे देंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझा है तो आपके पेपर पैटर्न में आपकी स्टडी स्टार्ट नहीं की जा सकती है। किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी स्टार्ट करने के लिए आपको ये 3 चीजें पता रहना जरूरी है: पेपर पैटर्न, सिलेबस और वेटेज। अगर आपको ये चीज समझ गई है तो इट्स ओके। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।